हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वाला। मैथमेटिक्स वाले इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसे हमने अपने पिछले वीडियो में नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम में हम लोगों ने नंबर सिस्टम के साथ साथ दशमिक संख्या पद्धति के बारे में अध्ययन किया था। दशमिक संख्या पद्धति के अध्ययन करते समय हमने संख्याओं के प्रकार के बारे में बताया था कि संख्याएं कितनी प्रकार की होती है। उससे पहले हमने अंकों के बारे में डिस्कशन किया था कि दशमिक संख्या पद्धति के अंतर्गत टोटल 10 अंक होते हैं। कुल कितने अंक होते हैं? कुल 10 अंक होते हैं। वह 10 अंक कौन कौन से होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टोटल 10 अंक होते हैं। यह 10 अंक दशमिक संख्या पद्धति के अंतर्गत आते हैं। दशमिक संख्या पद्धति जो है भारत की देन थी। ये सभी हमने पिछले वीडियो के लेक्चर में हमने आप लोगों के समक्ष रखा था और संख्याओं के प्रकार को भी डिफाइन किया था और ये भी बताया था कि संख्याओं का जो भी हमने डिफिनीशन संख्याओं के बारे में डिस्कशन किया है, उन सभी संख्याओं के बारे में उसका डिफिनीशन और उसके एग्जाम्पल हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख रखा है। आप उसको जाके वहां से क्या कर सकते हैं, अपने कॉपी में नोट्स करके उसको ध्यान में रख सकते हैं, उसको बार बार देख सकते हैं ताकि आपके दिमाग में स्थिर हो जाए। ठीक है ना। मैं आपको ये भी बताया था कि कोई भी थ्योरी आपको जो बताई जा रही है मैथ में या मैथ में कोई भी डिफिनेशन आपके समक्ष लाया जा रहा है तो कृपया उसको रटने की कोशिश मत कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। और समझना है तो संख्या जो भी आपको आपके समक्ष जो भी टॉपिक आपके समक्ष आ रही है उस टॉपिक्स में ही आप उसको डिफिनेशन को ढूंढने की कोशिश कीजिए ताकि आपके मस्तिष्क में वो चीजें क्या सुव्यवस्थित तरीके से स्थिर है। ठीक है। तो इसके साथ ही हम लोग आगे बढ़ेंगे और जैसे कि आप लोगों को मैं क्लास 9 का ये पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, इसके बारे में अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। तो संख्या पद्धति में शुरुआत हमने पहले वीडियो के लेक्चर में दे दिया था और क्या पढ़ना है क्या जानना है ये सारी चीजें हमने बता रखा है। ठीक है। तो आप अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को देख ले, उसके बाद ही इसको देखेंगे तो ज्यादा ही सुटेबल और समझ में आएगा और आपको सभी तथ्य क्या होंगे, इजीली समझ में आ जाएंगे। ठीक है ना। क्या करने वाला, जैसे कि अब मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज चैप्टर में जो टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है ना। कृपया इसको ध्यान से पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिएगा। जहाँ नहीं समझ में आए कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बता दीजिएगा कि यहाँ पे समझ में नहीं आया, ताकि मैं अगर अगला वीडियो लेकर आऊँ तो उसको मैं क्या करूँ, उस टॉपिक को एक बार पुनः समझा सकूं या आप लोगों के समक्ष उस टॉपिक को रख के समझाने की कोशिश करूं। ठीक है ना। उसके अलावा आप लोग से हम्बली रिक्वेस्ट है आप सभी से कि यदि इस चैनल को आप लोग पसंद कर रहे हैं, आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए। ठीक है ना। ठीक है बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे जैसे कि नंबर सिस्टम का जो पहला टॉपिक है धन पूर्णांक संख्या है। आप लोगों के पास किताब होगा तो आप लोग किताब भी देख सकते हैं। मैं एकदम अकॉर्डिंग उन्होंने की आप लोगों के पास किताब होगी या एनसीईआरटी की भी बुक होगी तो आप उस एनसीईआरटी के बुक को भी समक्ष अपने रख सकते हैं और उसका जैसे मैं पढ़ाऊंगा आप उसको अपनी बुक से भी देख सकते हैं कि सर क्या पढ़ा रहे हैं क्या बता रहे हैं। ठीक है ना। और ये एकदम एक क्लास की जैसे अनुभूति मिलेगी आपको। ठीक है ना। जैसे क्लास में ऑफलाइन में टीचर आपको समक्ष पढ़ाते हैं किताब सामने रख के, वैसे मैं आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, आप अपने सामने सभी लोग किताब रखिए। ठीक है ना। एक कॉपी पेन अवश्य होना चाहिए आपके हाथ में। ठीक है ना, ताकि आप कोई इंपॉर्टेंट तथ्य हो उसको नोट डाउन कर सकें। ठीक है बच्चों। तो इसके साथ ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले की धन पूर्णांक संख्या है। धन पूर्णांक संख्या क्या होती है? तो धन पूर्णांक संख्याओं के बारे में, जैसे धन पूर्णांक संख्या। ठीक है। धन पूर्णांक संख्या क्या होती है? तो धन पूर्णांक संख्या एक तरह से प्राकृतिक संख्या है। जैसे कि आप लोग देखेंगे जब मैं पिछले वीडियो में लेक्चर दिया था तो उसमें प्राकृतिक संख्या के बारे में बताया था। प्राकृतिक संख्या वह संख्या जिससे किसी वस्तु की हम लोग क्या करते हैं, गणना करते हैं। ठीक है ना। तो वह जिन संख्याओं का प्रयोग करके हम किसी वस्तु को काउंटिंग करते हैं, गणना करते हैं, वह संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या है। यही प्राकृतिक संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? धन पूर्णांक संख्या भी कहते हैं। ठीक है बच्चों। तो आई होप सबको समझ में आया होगा कि धन पूर्णांक संख्या, जैसे कि धन पूर्णांक संख्या क्या होती है? 1 2 3
4 5 6 7 अप टू n तक, ये सब के सब क्या है, प्राकृतिक संख्या होती है। उसके बाद से प्राकृतिक संख्याओं में आप लोग देख रहे हैं कि प्रत्येक जो परपद है, परपद मतलब आने वाला जो पद है, ठीक है ना, एक देखिए एक के बाद दूसरा जो आने वाला पद है, दूसरे के बाद तीसरा जो आने वाला पद है, उसमें हम लोग देख रहे हैं कि यदि ये हमारा n है तो n+1 करने पे, ठीक है ना, n+1 करने पे आगे आने वाली संख्या अनुक्रमिक संख्या कहते हैं, ठीक है। यदि इस धन पूर्णांक संख्या को n से हम रिप्रेजेंट करें, क्या करें, n से रिप्रेजेंट करें तो n+1 जो है अनुक्रमित संख्या होगी, क्या होगी, अनुक्रमिक संख्या, या इसी को बोलते हैं परपद संख्या। क्या बोलते हैं बच्चों, परपद संख्या कहते हैं, ठीक है ना। यानी यदि n बराबर 1 हो, ठीक है ना, तो और इसका अनुक्रमित संख्या क्या होगी, तो n+1 इसका क्या होगी, अनुक्रमित संख्या होगी, यानी अर्थात 1+1 बराबर क्या हो जाएगा, 2, यानी 1 का अनुक्रमित संख्या क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आई बात समझ में बच्चों। तो आप लोग धैर्य बना के मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान से देखिए, समझिए। मैं निश्चित कर रहा हूं कि आपको किसी भी कोचिंग सेंटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, या आपको अन्य कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका पैसा सेफ होगा, ठीक है ना। और आप ये जो YouTube पे पढ़ रहे हैं बिल्कुल फ्री है, कोई कॉस्ट इसके लिए चार्ज नहीं है, ठीक है ना। आप इसको बस ध्यान से पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए। नोट्स हाथ में एक पेन और कॉपी अवश्य होना चाहिए, ठीक है ना। दिखावे के लिए नहीं पढ़ना है, ठीक है ना, कि हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 क्या है, एक धन पूर्णांक संख्या है। और n+1 यदि धन पूर्णांक को हम क्या कहें, यदि धन पूर्णांक को n से रिप्रेजेंट करते हैं तो n+1 जो होगा उस धन पूर्णांक का अनुक्रमिक संख्या होगा या परपद संख्या कहलाएगा, ठीक है ना। यदि n बराबर 1 तो उसका अनुक्रमिक संख्या जो होगा वह क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट n, ये सभी के सभी क्या है, एक धन पूर्णांक संख्या है, इसलिए यह धन पूर्णांक समुच्चय, ये क्या होगा, एक समुच्चय होगा। किसका समुच्चय होगा, समुच्चय मैं आप लोगों को बता दूं, समुच्चय आप लोगों को आगे पढ़ने को मिलेगा, धन पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय है। ये समुच्चय के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि समुच्चय का मतलब होता है एक ऐसा सेट, यानी सेट मतलब कि जो किसी नियम से संबंधित, एक ही नियम से संबद्ध किसी को एक साथ रखने या लिखने की जो विधि है, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, सेट या समुच्चय कहते हैं, यानी वेल डिफाइंड जो, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, समुच्चय कहते हैं। तो यहाँ सभी की सभी जो भी संख्याएं इसमें लिखी गई है, ठीक है ना, उसको हमेशा एक कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है, ठीक है ना, इसको स्मॉल या मझौला कोष्ठक बोला जाता है, ठीक है ना, यानी कर्ली ब्रैकेट को मझौला कोष्ठक बोला जाता है। इस कोष्ठक के अंतर्गत जो भी संख्या लिखा गया है वह सभी के सभी क्या है, धन पूर्णांक संख्या है। तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं समुच्चय, यानी धन पूर्णांक संख्या का समुच्चय, धन पूर्णांक का समुच्चय। क्या लिखेंगे, धन पूर्णांक संख्या का समुच्चय बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये पहला टॉपिक था संख्या पद्धति में। आप नोहरे या एनसीईआरटी कोई भी बुक लेकर आप लोग अपने सामने रख के पढ़ सकते हैं। उसमें पहला जो टॉपिक था क्या, धन पूर्णांक संख्या। और धन पूर्णांक संख्या के अंतर्गत हमने क्या सीखा, अनुक्रमिक संख्या क्या होता है। तो जब प्राकृतिक मतलब जो धन संख्या
पहले संख्या के बाद दूसरी अगली संख्या जो प्राप्त होती है वह संख्या अनुक्रमिक संख्या होती है। यदि धन पूर्णांक को n से रिप्रेजेंट करें, यानी धन पूर्णांक कोई n हो तो n के बाद अनुक्रमिक संख्या जो होगी वह n+1 होगी। यानी इस प्रकार 1 का जो अनुक्रमिक संख्या होगा 2 होगा, 2 का 3 होगा, 3 का 4 होगा। ठीक है, आई होप सबको ये समझ में आ गया होगा। आगे योग के नियम होते हैं, ठीक है ना। आप लोगों को 6, 7, 8 में भी पढ़े होंगे आप लोग धन पूर्णांकों का योग, ठीक है ना। तो पूर्णांकों का योग पढ़े होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, धन पूर्णांक। देखिए पूर्णांक और धन पूर्णांक में अंतर है, ठीक है ना। यहाँ पे पूर्णांक का मतलब जैसे कि अभी पिछले वीडियो में मैंने लेक्चर में ड्रा रखा है, आपको से हम्बली रिक्वेस्ट है प्लीज आप उस वीडियो को पहले देख लीजिए ताकि जो भी मैं शब्द का प्रयोग करूँ, ठीक है, तो आपको समझ में आए। यदि जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा कि पूर्णांक और धन पूर्णांक में अंतर है तो है, इसका मतलब ये हुआ कि धन पूर्णांक में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव संख्या यानी प्राकृतिक संख्या ही इंक्लूड होती है, अगर कोई संख्या इसमें इंक्लूड नहीं हो सकती, ठीक है ना। धन पूर्णांक में सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकती है, प्राकृतिक संख्या ही, प्राकृतिक संख्या जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो है वही इंक्लूड हो सकती है। लेकिन जैसे मैं सिर्फ पूर्णांक संख्या कहूँ तो उसमें 0 -1 -2 -3 -4 मतलब ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं का जो ऋणात्मक साइन के साथ जो नंबर है वो रिप्रेजेंट होता है पूर्णांक संख्या के अंतर्गत, ठीक है ना। यानी जिसमें पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या दोनों इंक्लूड होती है, सम्मिलित होती हैं, उस संख्याओं को हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। और जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक संख्या ही होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, धनात्मक पूर्ण संख्या या धन पूर्ण संख्या या धनात्मक पूर्णांक संख्या, ठीक है। तो इस संख्याओं का योग पढ़ेंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे, योग। तो योग के हम लोग ने पढ़ा था अलग अलग नियम होते हैं, जैसे कि पहला होता है, पहला योग का धन पूर्णांकों के योग, क्या पढ़ेंगे। और दूसरा टॉपिक धन पूर्णांकों का योग, ठीक है। इसमें पहला टॉपिक जो है वह है समवर्ग का नियम, समवर्ग नियम। क्या है, समवर्ग नियम। समवर्ग नियम क्या होता है, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी, इंग्लिश में आप लोग क्लोजर प्रॉपर्टी लॉ लिख दीजिए, सिंपल सी लैंग्वेज लॉ, क्लोजर लॉ यानी समवर्ग नियम। समवर्ग नियम क्या होता है, तो जब किसी धन पूर्णांक में, ठीक है ना, जब किसी धन पूर्णांक में किसी भी धन पूर्णांक को क्या किया जाए, योग किया जाए, यानी इसको जोड़ा जाए, ऐड किया जाए, तो जो प्राप्त संख्या होगी वह भी एक धन पूर्णांक होगी। तो इस नियम को हम क्या बोलते हैं, समवर्ग का नियम बोलते हैं। जब दो धन पूर्णांकों को जोड़ा जाए, देखिए दो धन पूर्णांक क्या, 2 और 3 को क्या किया जाए, योग किया जाए, तो प्राप्त योग 5 जो है वह भी एक क्या होगी, धन पूर्णांक क्या होगी। देखिए ये भी धन पूर्णांक, ये भी धन पूर्णांक, इनका जो योग है वह भी क्या है, एक धन पूर्णांक है। क्या है, एक धन पूर्णांक है। तो इस प्रकार ये जो संख्या प्राप्त हुई, ठीक है ना, ये क्या हो गए, समवर्ग नियम। ये नियम जो कहा है, यानी दो धन पूर्णांकों का योग करने पर प्राप्त योगफल जो हो वह भी एक धन पूर्णांक भी हो, तो वह नियम समवर्ग का नियम कहलाता है। यदि ए और बी, जैसे कि मान लीजिए कि माना कि ए और बी, ठीक है, ए और बी क्या है, दो धन पूर्णांक, क्या है, दो धन पूर्णांक है, ठीक है। तो इनका जो योग होगा a + b वो भी ये क्या होगा, धन पूर्णांक ही होगा। आई बात समझ में, धन पूर्णांक ही होगा। ये मान लीजिए यदि a = 7 और b = 5 हो, तो a + b = 7 + 5 = क्या होगा, 12। ये भी एक क्या होगा, धन पूर्णांक होगा। ये भी धन पूर्णांक और ये भी क्या हो गया, धन पूर्णांक हो गया, ठीक है। आई होप सबको समवर्ग नियम समझ में आ गया होगा।
आगे बढ़ते हैं। समवर्त नियम के बाद से आता है क्रम विनिमय नियम। क्या होता है? क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम क्या होता है समझिएगा। यदि दो संख्याएं दी हो, ठीक है, उन दोनों संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ दिया जाए तो उसका जो योगफल होगा वह इक्वल होगा, बराबर होगा। तो इस प्रकार से मान लीजिए कि ए और बी क्या हो? धन पूर्णांक। क्या हो? धन पूर्णांक हो। तो a प्लस बी करें या b प्लस ए हो तो इनका जो योगफल है वो दोनों सिचुएशन में क्या होगा? बराबर होगा। तो यह क्या होता है? क्रम विनिमय का नियम कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रम विनिमय नियम कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है बच्चों? क्रम विनिमय नियम कहलाता है। जब दो संख्याओं a और b इन दोनों धन पूर्णांक हो तो a प्लस बी करे या b प्लस ए करे। अर्थात यदि मान लीजिए कि a बराबर क्या हो? 5 और b बराबर क्या हो? 7। ठीक है, तो a प्लस बी करे तो क्या आएगा? 5 प्लस 7 आएगा इक्वल टू 12। या b प्लस 5 करे तो क्या आएगा? 7 प्लस 5 इक्वल टू 12। यानी दोनों सिचुएशन में ये क्या प्राप्त हुआ? बराबर धन पूर्णांक। दोनों धन पूर्णांक है और दोनों क्या है? बराबर है। तो इस नियम को क्या बोलेंगे? क्रम विनिमय नियम कहेंगे। ठीक है ना, यह जो नियम कहलाता है क्रम विनिमय नियम कहलाता है। ठीक है ना, यानी आपसे कोई पूछे, ठीक है ना, किस नियम के अंतर्गत 7 प्लस 5 इक्वल टू 5 प्लस 7 है, तो आप कहोगे कि सर यह क्रम विनिमय नियम के अंतर्गत सत्य है। किसके नियम के अंतर्गत? क्रम विनिमय नियम। मैं कहूं आपसे कि 3 प्लस 4 इक्वल टू 4 प्लस 3 किस नियम के अंतर्गत सत्य है? तो आप कहोगे सर क्रम विनिमय नियम के अंतर्गत यह क्या है? सत्य है। क्रम विनिमय नियम ही कहता है कि संख्याओं को दो संख्याएं दिया हो तो उसको किसी भी क्रम में योग किया जाए तो उस संख्याओं के योग में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं होता है। यानी प्रत्येक स्थिति में जो योगफल होगा वह इक्वल बराबर होगा। इसलिए यह नियम क्रम विनिमय नियम होता है। ठीक है ना, तो क्रम विनिमय नियम के अंतर्गत संख्याओं के क्रम बदलने से उसके योगफल में कोई अंतर नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ क्रम विनिमय नियम के अंतर्गत। समझे? तो मान लीजिए यदि a b c कोई प्राकृतिक संख्या क्या हो? इसको सिंबल अवयव कहा जाता है। ठीक है, एलिमेंट्स का साइन है ये। ठीक है ना, चिन्ह है। इसका मतलब ये हुआ कि a b c ये नेचुरल नंबर हो। क्या हो? प्राकृतिक संख्या हो। प्राकृतिक संख्या ही धन पूर्णांक होता है, आपको पता है, अभी मैं बताया हूं। तो यह a b c क्या हो? एक प्राकृतिक संख्या हो। तो इसमें इन तीनों संख्याओं में यदि a प्लस b को जोड़कर c को जोड़ दें या a में b प्लस c को जोड़ दें तो इनके योगफल में कोई अंतर नहीं प्राप्त होगा। तो यह नियम साहचर्य नियम कहलाता है। क्या कहलाता है? इस नियम के अंतर्गत यह क्या हो गया? साहचर्य नियम हो गया। ठीक है ना, जब कोई जैसे कि मान लीजिए a बराबर क्या हो? 3, a बराबर क्या हो? 3, b बराबर मान लीजिए 5 हो और c बराबर मान लीजिए 6 हो। ठीक है ना, तो a प्लस बी हम करें। यदि हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लें तो a प्लस बी में c को जोड़ दें, यानी a प्लस बी क्या है? जैसे कि 3 प्लस 5 में 6 को जोड़े तो ये आएगा 8 प्लस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 40। ठीक है, उसी प्रकार राइट हैंड साइड में a में b प्लस c को जोड़े, b प्लस c यानी कि a यानी 3 में 5 प्लस 6 को जोड़ दें तो क्या आएगा? देखिए 3 प्लस 11 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 14। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड
प्राप्त हो गया। तो हम कहेंगे कि यह किस नियम के अंतर्गत सत्य है, तो साहचर्य नियम के अंतर्गत सत्य है। क्या है, तो साहचर्य नियम क्या होता है, यदि दो संख्याओं को जोड़कर बाद में तीसरी संख्याओं को जोड़ दे या अंतिम दो संख्याओं को जोड़कर पहली संख्या में जोड़ दे, तो उन संख्याओं के योगफल में किसी भी प्रकार का कोई अंतर प्राप्त नहीं होता है, तो वह नियम साहचर्य नियम कहलाता है। साहचर्य नियम के अंतर्गत ही लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड ये प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है ना। यदि तीन ऐसी संख्या आपसे कोई पूछे यह नियम, यह किस नियम के अंतर्गत ये सत्य है, ठीक है ना, किस नियम के अंतर्गत यह क्या है, सत्य है, तो आपका आंसर होगा कि साहचर्य नियम के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, साहचर्य नियम के अंतर्गत यह कथन क्या होगा, सत्य होगा। कभी कभी ऑप्शन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, तो गौर से इसको देखना और समझना है। ठीक है बच्चों, आई होप सबको यहाँ तक साहचर्य नियम भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी तक हमने जो पढ़ा वह धन पूर्णांकों का योग पढ़ा। क्या पढ़ा, धन पूर्णांकों का योग। अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे धन पूर्णांकों का गुणा। क्या पढ़ेंगे बच्चों, धन पूर्णांकों का गुणा पढ़ेंगे कि धन पूर्णांकों का गुणा करने के कौन कौन से नियम है, या उस नियम को किस नाम से जानते हैं या किस नाम से अध्ययन करते हैं, इसका अध्ययन अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, आई होप ये सबको समझ में आया होगा। जय हिंद।